सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए, सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और जैसा कि कल हमने कहा था, आज काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन डालूंगा। तो आज सही में क्वेश्चंस अच्छे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समय लगने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, इस सीरीज का आज 12वां दिन हम लोग का है और हम लोग 12वां दिन के भंडारा को शुरू करते हैं। तो कहता है बाबू कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। तो पी जो है ना बच्चा, ये क्यू का कौन है? तो पुत्र है। और किसका भाई है? तो आर का भाई है। कहता है एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है। तो एम का विवाह किससे हुआ है? आर से हुआ है। और एम क्या है? तो एस की पुत्री है, यानी इसके ऊपर एस गया। कहता है टी एस की आंटी है। और टी किसकी आंटी है? तो एस की आंटी है। ठीक है, टी एस की आंटी और भी की माँ है। तो टी जब एस की आंटी है तो आंटी किसको कहते हैं? तो पापा या मम्मी की बहन को। तो टी एस की आंटी है तो एस के पापा या मम्मी, एस के पापा या मम्मी, एस के पापा या मम्मी की बहन कौन है? तो टी है। तो टी एस की आंटी और भी की माँ है, यानी टी जो है ना वो किसकी? तो भी की माँ है। अब कहता है आर का भतीजा डब्लू। तो आर का भतीजा कौन है? तो डब्लू है, यानी डब्लू पी का बेटा है, पी का पुत्र है। और डब्लू की बहन भी है। और डब्लू की बहन कौन है? भी है। ये क्या माजरा है भाई? पी क्यू का पुत्र, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, तो पी आर का भाई है। एस एम की पुत्री, एस, अच्छा, वही हम सोचे ये माजरा ऐसे कैसे हो गया। एम एस की पुत्री नहीं है, एस एम की पुत्री है। देख लो, पी क्यू का पुत्र है, पी पुत्र है, किसका पुत्र है? तो क्यू का पुत्र है। और आर का भाई है, तो और आर का भाई है। अब कहता है एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, तो एम का विवाह आर से हुआ है और एस एम की पुत्री है। टी एस की आंटी है और भी की माँ है। तो टी एस की आंटी है, तो टी एस की आंटी है और किसकी माँ है? तो भी की माँ है। अब कहता है आर का भतीजा डब्ल्यू, आर का भतीजा कौन है? तो डब्ल्यू है। फिर कहता है डब्ल्यू पी का पुत्र है और डब्ल्यू की बहन भी है। डब्ल्यू की बहन कौन है? भी है। भी का, भी का एम से क्या संबंध है? तो हम हो गए मेरे पति, मेरे पति के भाई देवर, देवर का बेटा भतीजा और भतीजा की बहन भतीजी। भतीजी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलो भाई साहब, ये अच्छी वाली क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय लो और इस क्वेश्चंस को मुझे बनाकर दिखाओ। ये काफी बेहतरीन और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। हिंट भी दे देता हूं, इसमें 5 का यूज हुआ है। 30 सेकंड है आपके पास समय, आप बनाकर दिखाओ क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आखिर क्वेश्चन ने क्या किया है। अतुल प्रजापति जी, सी नंबर। अच्छा, इसके पहले वाले का जवाब दिया आपने। रेहान का ए था और तुल का सी था। जल्दी से जवाब देंगे। ध्यान से देख बाबू क्या किया है, समझिएगा। अगर 11 से 165 को काटने की कोशिश करें तो क्या हम 15 बार गुना कर दें? तो 11 दहिया 110 है, 11 पचे 55, 165 होगा क्या? इसी तरह से 11 को अगर हम देखें तो 20, 11 दूनी 22, 19 बार अगर गुना कर दे तो 19 से कम 19, हाथ में एक बचा, 19 से कम 19 और एक 20, 209 होगा क्या? इसका मतलब हमें ऐसा फंक्शन तलाशना है जिसमें पहली संख्या से दूसरी संख्या जाते समय 15 के गुणज हो और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या में जाते समय 11 का गुणज हो। हाँ बाबू, समझ गए पहले वाला का। गुड इवनिंग बाबू। अब देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 15 को 15 से गुना करें तो 225 आएगा। तो ए नंबर ऑप्शन में अगर हम 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225 मुझे मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या 15 को 19 से गुना करने पर 275 आएंगे? तो 15 नवा कितने होते हैं जी?
अच्छा 19 से देख लो, 19 पचे 95 का 5, हाथ में बच गए 9, और 19 से कम 19, और 19 और 9 27 हो गए। 19 और 9, 19 और 9 28 हो जाएंगे ना, 9 9 18 1 1 2, तो ये 28 हो जाएंगे, यानी 285 चाहिए। ये तो भैया गया। अच्छा चलो देखो, 14 को 15 से गुना करो, तो 14 को 15 से गुना करोगे तो 15 चको 60 के लिए 0 मिलेंगे, हाथ में बच गए 6, 15 का 15 और 6 21, ये भी वैरी किया। अच्छा देखो तो 14 को अगर हम 19 से गुना करते हैं, 19 तिया 57, 19 चको 76 के लिए 6, हाथ में बचे से, 19 का 19 6 25 होता है, 19 और 6 कितने 25, यानी बी नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब इसी तरह से आपको सी नंबर ऑप्शन चेक करने होंगे, डी नंबर आंसर है। तो देखो तो 17 को किससे गुना किया हमने, 15 से गुना किया, तो 15 से 75 से के लिए 5, हाथ में बच गए 10, और 15 एकम 15 और 10 25, यानी ये भी बात जो है वो कैंसिल हो गई। अब जब तीनों कैंसिल हो गया तो डी को आंसर बनाओ। देख लो 12 को अगर आप 15 से गुना करते हो तो 15 दहिया 150 और 15 दूना 30, यानी 180 हो गए। और 12 को आप फिर से किससे 19 से बाबू गुना करते हो, तो 19 दूना 38 के लिए 8, हाथ में 3 बच गए, 19 का 19 और 3 22 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर किस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब देख लो क्वेश्चंस कितना अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि पहले को 15 से गुना कीजिए और दूसरे को 19 से गुना कीजिए, तो रैंडमली तो ये बच्चा वही कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन इफिशिएंसी बहुत अच्छी है और जो गुणनफल और भागफल के नियमों से अच्छी तरह से परिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, चलो ध्यान से समझोगे। देख लो कहता है ना बी ए की बहन है, यानी आज बैकवर्ड रिलेशन की बात हो रही है। बी ए के पिता है, बैकवर्ड रिलेशन की बात हो रही है। बी ए का बेटा है, बैकवर्ड रिलेशन की बात हो रही है। बी ए का पति है, बैकवर्ड रिलेशन। यानी काम हमें करने हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। पूछे गए हैं डी का एच से क्या संबंध है, तो एच से सफर कहां तक लेना होगा, तो डी तक लेना होगा। अच्छा बताओ, अगर मैं एच हूं तो मेरे पहले प्लस का साइन है, और प्लस के बाद जो भी शख्स आएगी मेरी बहन कहलाएगी। इसका मतलब जे हमारी बहन है, और मेरी बहन के पहले इंटू का साइन दे रखा है, यानी बहन का बेटा है तो भांजा है, और भांजा की जो बहन होगी वो तो भांजी कहलाएगी। और भांजी को हम लोग किस में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा ये परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर जाएगा। अच्छा देखो तो ध्यान से समझोगे, ये वाली पहली स्टेटमेंट जो थी ना वो पॉजिटिव थी, दूसरी स्टेटमेंट निगेटिव, और तीसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी। अब कहता है सर कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है, तो कोरियोग्राफर को किससे जोड़ना है, तो निर्माता से। कोरियोग्राफ ने दहेज मांगा, क्लियर है। निर्माता ने दहेज मांगा, क्लियर है। निर्देशक से निर्देशक और अभिनेता से अभिनेता मिलवाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं। अब बताओ अभिनेता को कोरियोग्राफर से मिलने में निर्देशक मिलवाने को तैयार है, यानी सही है। कोई भी निर्देशक निर्माता नहीं है, तो निर्देशक यहाँ रहा और निर्माता यहाँ रहा, दोनों ने दहेज मांगा, मिल गया। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव भी हो गए, और अब अभिनेता मिलवाने को तैयार भी है। इसका मतलब तीनों के तीनों अनुसरण करते हैं, और ऐसी व्यवस्था किसमें दे रखी गई है, तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। अब देख लो तो क्या कहता है, कहा कि सर जितने भी निर्देशक थे, जितने भी निर्देशक थे, ये सभी के सभी निर्देशक जो थे सर वो क्या थे, तो अभिनेता थे। क्या थे बाबू, अभिनेता थे। फिर कहता है सर कोई भी अभिनेता जो है ना वो निर्माता नहीं है, तो अभिनेता की दुश्मनी किससे है, निर्माता से है। और फिर कहता है सभी कोरियोग्राफर निर्देशक है, यानी जितने भी कोरियोग्राफर थे, जितने भी क्या थे, कोरियोग्राफर थे, वो निर्देशक थे। अब जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप इसका जवाब दे सकते हो। कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है, कोरियोग्राफर ऑलरेडी निर्देशक के अंदर, निर्देशक अभिनेता के अंदर, और अभिनेता की दुश्मनी निर्माता से। तो जिस समय अभिनेता की दुश्मनी निर्माता से हो गई, उसी समय अभिनेता के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसकी दुश्मनी निर्माता से हो जाएगी। तो अभिनेता के अंदर ही कोरियोग्राफर है, यानी कोरियोग्राफर की दुश्मनी जो है वो निर्माता से हो जाएगी, यानी कोई भी कोरियोग्राफर कभी भी निर्माता नहीं हो सकता है। बिल्कुल सत्य कही जा रही है।
कहता है कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं। तो देखो जितना भी अभिनेता का अधिकार क्षेत्र है उसके कुछ अधिकार क्षेत्र पे कोरियोग्राफर रहता है ना, यानी हम बेशक कह सकते हैं कि सर कुछ अभिनेता जो है ना वो कोरियोग्राफर है। तीसरे की बात करते हैं, कोई भी निर्देशक निर्माता नहीं है। तो देखो निर्माता की दुश्मनी अभिनेता से है और अभिनेता के अंदर ही निर्देशक रहता है, यानी कि निर्देशक जब अभिनेता के अंदर गया और अभिनेता से निर्माता की दुश्मनी हो गई तो निर्देशक की भी अब निर्माता से दुश्मनी हो जाएगी, यानी एक दो और तीन तीनों के तीनों जो है वो सत्य है। ऐसी स्थिति हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। क्या किए हो भाई साहब, 30 सेकंड का समय लो, इसको सॉल्व कर कर देखो बन रहे हैं कि नहीं। 13 14 16, 12 17 21, तो 13 से 14 1 बढ़ा, 16 2 बढ़े, 12 से 17 में 5 और फिर कितने बढ़ गए, तो 4 बच गए। अलग कुछ रिएक्शन दे रहा है, जल्दी से बनाकर देखिए। 2 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, 10 का अंतर, देख लो मिल गया। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखोगे। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाले ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हो रहे हैं, तो 2 हो रहे हैं। 14 में से 12 गया तो 2, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो कितने मिल जाएंगे, तो 4 मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर 16 और 21 का डिफरेंस देखोगे तो आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा, जबकि 16 और 6 में देखोगे तो आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा। यानी ऊपर वाले और नीचे वाले के डिफरेंस का दुगना ऊपर वाला और बीच वाला का डिफरेंस होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले के डिफरेंस का दुगना बीच वाला और ऊपर वाले का डिफरेंस होता है। तो देखो तो 13 और 17 की बात करें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। यानी इन दोनों के बीच अब हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, तो भाई मेरे 8 का डिफरेंस चाहिए। तो 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि घटाना है। तो चलिए डिफरेंस हम लोग माइनस करके लेते हैं। 13 में से 8 घटा लो, तो 13 में से 8 घटाओगे तो 8 4 12 1 13 यानी 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे हम 5 को रख लेंगे तो हमारा आंसर जो है ना ये सबसे सुटेबल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग 5 को करेंगे। अतुल जी का सही है, रंजन जी का गलत हो गया, संतन राज सही है, कोमल का सही है। 20 सेकंड से ज्यादा और 10 सेकंड के बीच, 10 से 20 सेकंड के बीच इस क्वेश्चंस को बन जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस का लॉजिक ज्यादा खतरनाक होता नहीं है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन बनाने में 10 से 20 सेकंड लग रहे हैं यानी आप अच्छी स्थिति में हो। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने में आपको 30 सेकंड 40 सेकंड का समय लग रहा है बाबू, इसका मतलब है कि आपने सीख तो लिया है चीजों को लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना बेहद ही आसान होता है। सबसे पहले देखो यहां भी डबल बी दिख रहे हैं, यहां भी डबल बी दिख रहे हैं। डबल बी के बाद सी दिखता है तो डबल बी के बाद आप सी रख लो। डबल बी के पहले के एफ दिखता है तो डबल बी के पहले के एफ रख लो और के एफ के बाद ई दिखता है, ठीक है। इसका मतलब ई एफ के डबल बी सी, ई एफ के डबल बी सी, तो ई एफ के अब यहां भी क्या बनेगा, ई एफ के डबल बी सी, ठीक है। इसका मतलब है कि सी के पहले हमेशा डबल बी चाहिए। क्या बाहर निकल कर आया, बी एफ बी, बी एफ बी, बी एफ बी, बी एफ बी। उसके बाद ईसी के, ई सी के, ई सी के, ई सी के और लास्ट में ई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बन रहे हैं यही इसके लिए परफेक्ट आंसर बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुश रहिए बाबू दीपक। 6 का ए, शिवानी गलत है रे बाबू, संतन राज का भी गलत है, शिवानी का भी गलत है, रानी ने सही जवाब दिया। तो इसका आंसर बच्चा क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। देख लो ना क्या बना, डबल बी सी ई एफ के, 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 यानी हमें बी एफ बी ई चाहिए, बी एफ बी ई मिल गया, सी के ई चाहिए जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही परफेक्ट आंसर है। अच्छा देखोगे तर्क क्या कहता है, समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में
अधिकांश ऊंची अपार्टमेंटों के इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है। यानी प्रश्न कह रहा है कि मान लो कि आपने 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट खरीदा, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट जो है वो आपने रेंट पे लिया, ठीक है। अगर आप 6 फ्लोर से नीचे यही रेंट ले रहे हो तो यहां आपको ये कम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 फ्लोर से ऊपर यही 1200 स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर फीट का ले लिया तो आपका इसका किराया जो होगा वो क्या होगा, तो महंगा होगा। क्या होगा, महंगा होगा। स्टेटमेंट समझने वाली बात है कि अगर 6 तल्ले से ऊपर हम लोग रहने जाते हैं तो सेम एरिया के लिए हमें अधिक कॉस्ट देने होंगे, और अगर 6 तल्ला से नीचे हम रहते हैं तो उतना ही एरिया के लिए हमें कम कॉस्ट देने होंगे। अब बोला कि सर हमने ये कथन दिया है, अब आपको तर्क देना है कि कौन सा तर्क इस कथन के लिए रीजन के रूप में आ सकता है। तो देखिए रीजन के रूप में, ऊंची मंजिल पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिल की तुलना में अत्यधिक होती है। तो बताइए अगर ऊपर रहना अधिक जोखिम होता, वहां लिफ्ट की भी सुविधा चाहिए होती, यानी समस्याएं होती, तो समस्याएं होती तो किराया सस्ता होता ना कि किराया महंगा होता। इसका मतलब 1 नंबर तो गलत हो गया। दूसरा देखो क्या कहता है, निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होते हैं। तो ये रीजन हो सकता है ऊपर की फ्लोर को महंगा होने का कि सर नीचे वायु प्रदूषण अधिक होते हैं और ऊपर वायु प्रदूषण अधिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो जान लो इन लोगों को डेंगू उंगू नहीं होने वाला है जो छठी तल्ली से ऊपर रहेंगे। तो 2 नंबर सही है और 1 नंबर गलत है। किसमें है, तो 1 और दोनों समर्थन करते हैं। तर्क 1 और 2 दोनों समर्थन नहीं, तर्क 1 का समर्थन नहीं करता जबकि तर्क 2 समर्थन करता है। यानी ऑप्शन नंबर किसको लगाने वाले हैं, तो सी नंबर को लगाने वाले हैं। रंजन का आंसर, रेहान का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया बाबू, नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए ये बहुत अच्छी लॉजिकल क्वेश्चन है एकदम। जिनको क्लॉक आता है ना, जिन्होंने क्लॉक का कॉन्सेप्ट ले रखा है, वो भी बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्पीड में बनाने के चक्कर में गलतियां कर लेते हो। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि सर जब मिनट वाली सुई 2 घंटा और 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। अब चलो मिनट वाली सुई को आप देखते हो तो वो 12 पर से स्टार्ट होती है और 1 घंटे में वो फिर से 12 पर आती है। यानी मिनट हैंड जो है ना वो 1 घंटे में टोटल 360 डिग्री घूम जाता है। तो जब 1 घंटे में 360 डिग्री घूमा है, इसका मतलब 2 घंटे में वो 360 गुने 2 यानी 720 डिग्री तो घूम चुका है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब हम बात करें 20 मिनट की, तो देख लो 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है ना, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री के बराबर चक्कर काटती है। तो 20 मिनट में बाबू बताओ कितना चक्कर काटेगी, तो 20 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 गुने 20 डिग्री यानी 120 डिग्री का चक्कर काटेगी। पहले वो 2 घंटे में 720 डिग्री का चक्कर काट चुकी है और फिर 20 मिनट में 120 डिग्री का चक्कर काट चुकी है। यानी दोनों चक्कर को अगर जोड़ दें तो ये 840 डिग्री का एंगल क्रिएट कर चुकी है। 840 डिग्री किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखोगे 21 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा है, यानी यहां टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, तो 21 है। अलग अलग रैंक भी प्राप्त है। पी का स्थान नीचे से 19 जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9। तो एक नीचे से 9 है, एक ऊपर से 9 है, तो 9 कुर्सी 9 कुर्सी 18 कुर्सी खत्म हो गए। हमने ऑलरेडी 21 कुर्सी लगा रखा है और 21 में से 18 कुर्सी खत्म हो गए मेरे भाई, तो 19 20 21 3 कुर्सी बच गए। वही पूछा है कितने विद्यार्थी का स्थान क्यू और पी के बीच में है, तो मात्र 3 विद्यार्थियों का स्थान पी और क्यू के बीच में है। देख लो ध्यान से। हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21 हो गए। अब कहता है कि सर पी का स्थान नीचे से 9 है, तो पी का स्थान नीचे से 9 है। और फिर कहता है सर क्यू का जो पोजीशन है वो ऊपर से 9 है, तो क्यू का पोजीशन ऊपर से 9। तो
तो ऑलरेडी 9 ऊपर से 9 नीचे से 9 9 कितने 18 खत्म हो गए, कितने बच गए 3। यानी पी और क्यू के बीच में मात्र कितने व्यक्ति सफर करने वाले हैं, तो 3 व्यक्ति सफर करने वाले हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टतः हमको देखने को मिल रहा है। सर 2 आवर को मिनट में बदल के भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। 2 आवर को अगर मिनट में बदलोगे तो 120 मिनट हो जाएंगे, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हो गई, तो 220 मिनट को 6 से गुना कर लो, आपके 720 पहुंच जाएंगे। देखो क्या कहता है, उपर्युक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक यानी भाई कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या यानी डिजिट आती है और ठीक पहले एक सिंबल आता है, यानी 2 सिंबल के बाद एक डिजिट चाहिए। तो देख लो 2 सिंबल के बाद एक डिजिट है, एक सिंबल के बाद है, एक सिंबल के बाद एक सिंबल, देख लो 2 सिंबल के बाद एक डिजिट दे रखा है, बस 2 ही मिले। तो 2 किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसी व्यवस्था मिल रही है जहां 2 सिंबल के बाद हमें एक डिजिट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन देखो, देखिए कहता है सर राम के पास है ना 5 कार्य है जो सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग करता है, तो वो दिन कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब जैसा कहा गया है वैसा आप कर दो। सबसे कहा गया कि जब वो होंडा चलाता है उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है, यानी जिस दिन होंडा की बारी आएगी उसके अगले दिन कौन सी गाड़ी चलाएगा, तो स्कोडा चलाएगा। ठीक है, अभी पता नहीं चल पाएगा होंडा कहाँ रखो स्कोडा कहाँ रखो, छोड़ दीजिए। फिर कहता है और मंगलवार और बुधवार को वो होंडा का उपयोग नहीं करता, यानी होंडा का उपयोग ना तो वो ट्यूसडे को कर रखा है और ना ही होंडा का उपयोग उसने वेडनेसडे को। तो देख लो होंडा के जस्ट नीचे स्कोडा चाहिए, तो अब होंडा या तो मंडे को चलाएगा या तो थर्सडे को चलाएगा। फ्राइडे को होंडा चलाएगा तो उसके बाद स्कोडा चला नहीं सकता है, तो फिर होंडा के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, एक मंडे बचा और एक थर्सडे बचा, छोड़ दीजिए आगे चल दीजिए। कहता है वो निशान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है, तो अंतिम कार्य दिवस कौन है, फ्राइडे है, और फ्राइडे को वो निशान चलाता है। इसका मतलब है कि अब होंडा के लिए एक ही प्लेस बच सकता है, और वो होंडा के लिए एक प्लेस क्या है, तो एक प्लेस मंडे है। होंडा के ठीक बाद किसको चलाना है उसको, तो स्कोडा को चलाना है, तो स्कोडा यहां आ गया। आगे चलते हैं, कहता है वो सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता, वो सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता, तो वो वेडनेसडे को टाटा चलाएगा और थर्सडे को मारुति चलाएगा। या ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे को वो मारुति चला ले और थर्सडे को वो क्या चला ले, तो टाटा चला ले। अब पूछे गए हमसे वो सोमवार को कौन सी कार चलाता है, तो वो सोमवार को होंडा कार चलाता है। बाबू देख लो होंडा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दी गई है कि होंडा कार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। नेक्स्ट वन की ओर मूव करेंगे। देख लो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बना सकते हो आप। कमल अपने घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, पूछ क्या रहा है, पूछता है अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ता है, तो अंत में जब वो अपने घर की ओर मुड़ा यानी कि उल्टा काम कर रहा है, और आगे चलता है उसने किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। तो देख लो पहले पहुंच जाते हैं, उत्तर पश्चिम से 10 किलोमीटर चलाया, फिर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर चलाया, फिर दक्षिण पूरब में 10 किलोमीटर चलाया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब तो कट गए। ठीक है, अब वो अंत में घर की ओर मुड़ा है, तो अभी घर से कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में, तो इसको पलट दो, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ हो गया और वेस्ट का उल्टा ईस्ट हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो देखो कमला अपने घर से पहले नॉर्थ वेस्ट में गया था 10 मीटर, तो नॉर्थ वेस्ट में वो कितना गया था, 10 मीटर, 10 किलोमीटर। फिर वो साउथ वेस्ट दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अब वो साउथ वेस्ट दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वो साउथ ईस्ट में, यहां से वो साउथ ईस्ट में चलाता है कितना, तो 10 किलोमीटर। कहता है अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ जाता है, तो अंत में जब वो अपने घर की ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। क्लियर है,
तो पूछता है निम्नलिखित में से किस दिशा में गाड़ी चलाने की सबसे अधिक उम्मीद है। अगर इस वाले पॉइंट से अगर हम इस सामने की ओर जाते हैं तो ईस्ट होगा, और इस वाले पॉइंट से इस सामने की ओर जाते हैं तो नॉर्थ होगा। लेकिन हम इस वाले पॉइंट से बिल्कुल डायगोनली सफर करने वाले हैं, और जब डायगोनली सफर करने वाले हैं तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाला है, तो वही हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से दिखने को मिल रहा है। 30 सेकंड है आपके पास, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो देखता हूं कितने बच्चे आज इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए क्वेश्चन है, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से लैस है क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से लैस है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप सॉल्व करके आंसर नहीं बताने लगोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप कोशिश करो सॉल्व करने की, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। रेहान, रंजन, कोमल, रवि, शिवानी, रानी, बाबू बनाइए इस क्वेश्चंस को। 15। देखिए शिवानी का जवाब आ गया 15, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट है बच्चा। चलिए अब फिर ठीक है। गुड इवनिंग जयप्रकाश जी। चलिए अच्छा आंसर आया है बाबू 15, लेकिन एक ही बंदे का आंसर है, बाकी लोग क्यों नहीं बनाए। देखिए क्वेश्चन में दम था, क्वेश्चंस का लॉजिक बहुत ही अच्छा था। रवि कुंतल का भी आ गया 15, अब सबके 15 आने लगे। चलिए बहुत बढ़िया है। ध्यान से देखोगे, पेशेंस रख के देखो। अगर हम यहां से यहां सोचे तो कितना 10, और यहां से यहां सोचे तो कितना 20। तो अगर हम यहां से यहां सोचे तो कितना, तो 11। तो अब यहां 22 नहीं हो रहा है, कर क्या रखा है तो देख लो। 38 है प्लस 18 है प्लस 8 है, सबको जोड़ लिया हमने। तो 8 8 16 8 23 24 के लिए 4 हो गए, हाथ में कितने बचे तो 2 बचे। 3 1 4 4 2 6 64 हो गए, ठीक है। अगर इस 64 को हम 8 से भाग लगाते हैं तो फिर हमें 8 मिल जाता है, यानी नीचे वाली संख्या फिर से मिल जाती है। सेम काम यदि हम करते हैं 25 को, 17 को और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए तो 7 5 12 12 6 18 के लिए 8 बचा, हाथ में 1 हो गए। 2 1 3 1 4 48 मिल गया। और अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 8 6 48 मिल जाते हैं, यानी फिर से 6 मिल गया। तो यहां हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसको जोड़कर 8 से भाग देने पर फिर से वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे हम 15 को रख लेते हैं और इसके बाद हम एडिशन शुरू करते हैं, 89 प्लस 16 और प्लस 15। अगर सारे को हमने ऐड किया तो 9 6 15 5 20 के लिए 0 हो गए, हाथ में बच गया 2। 8 2 10 10 2 12 हो गए, यानी 120 हो गए। और 8 से हमने अगर भाग दे दिया तो 15 8 20 से फिर से 15 मुझे प्राप्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही में इसके लिए सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर है। आगे चले क्या, देख लो। कहता है 5 व्यक्ति हैं सर ए बी सी डी ई, विभिन्न कार्यालय पी क्यू आर एस टी में काम करते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति समान कार्यालय नहीं जाता। तो कितने व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति हैं। सबसे पहले एक सर्किल बनाना, इस सर्किल पे 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था करना। अब जो भी नाम लिखे गए हैं आप उसको मेंशन कर लो, ए बी सी डी और ई। अब कहता है कि सर ये लोग विभिन्न कार्यालय में जाते हैं और उन कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो पी क्यू आर एस टी यानी 5 कार्यालय भी हैं, लेकिन इसी क्रम में जाएंगे कोई भी जरूरी नहीं। कोई भी 2 व्यक्ति समान कार्यालय में काम नहीं करता। बी पी या क्यू में काम नहीं करता, तो बी जो है वो किस किस कार्यालय में काम नहीं करता, तो बी ना तो पी में काम करता है और ना ही क्यू में काम करता है, छोड़ दो। डी आर में काम करता है, तो डी जो है ना वो आर कार्यालय में काम करता है। ई क्यू या एस या टी में काम नहीं करता, तो यू कहाँ, तो क्यू एस या टी में कार्यरत नहीं है। फिर कहता है ए क्यू या टी में काम नहीं करता,
तो ए भी जो है क्यू या टी में काम नहीं करता। तो देख लो, तो डी ने अपनी पसंद बता रखी है, ए बी और ई क्यू में जाने वाले नहीं है, ए बी और ई क्यू में नहीं जाने वाले हैं, तो क्यू में सी को जाना होगा। अब टी में ई भी नहीं जा रहा है और टी में ए भी नहीं जा रहा है, तो बी को टी में जाना पड़ेगा। पी बी में नहीं जा रहा है, तो पी अब कहाँ आ सकता है, तो या तो इसमें या तो इसमें। लेकिन देख लो, एस बोला कि मैं ई के साथ नहीं जाऊंगा, तो एस को यहां आना पड़ेगा। अब इकलौता पी बचा हुआ है जो ई के पास आ गया, और अरेंजमेंट हमारा जो है ये पर्याप्त हो गया, परफेक्ट हो गया एक बार में। शैडो की डायरेक्शन कॉन्सेप्ट बता दीजिए बाबू। शैडो कुछ नहीं होता है, हमेशा याद रखोगे। सुबह सुबह दाएं परछाई बनी आप दक्षिण जा रहे हो, शाम में दाएं परछाई बनी आप उत्तर जा रहे हो। बस इस एक लाइन को याद कर लेना, आसान हो जाएगा। सी बाबू देख लो कहाँ काम करता है, तो सी क्यू डिपार्टमेंट में काम करता है, और क्यू डिपार्टमेंट बच्चा किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बनाने वाले हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच 27 जुलाई 2024 से सुबह 9 बजे से 10 बजे किसान कोल्ड स्टोरेज में ये बैच आई है, जो ऑफलाइन बैच है। अच्छा, एक चीज आप बताओ, ध्यान से समझ के बतलाना। भंडारा में मन नहीं लगते हैं आपको? रिपीट कर देता हूं बाबू, पेशेंस रखिए। अच्छा ये बताओ, जल्दी से बताओ, भंडारा में जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्या क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते हैं? मुझे तो लगता है कि क्वेश्चंस काफी अच्छे से सटीकता से देता हूं, इतनी मेहनत भी चल रही है, फिर आपकी कंटिन्यूटी कहाँ रहती है? क्योंकि देखो, ये सारी बातें जो है ना अभी बिल्कुल बेतुकी लगेगी, लगेगा अरे सर का काम है बोलने का, सर को बोलने दो, जब टाइम मिलेगा 10 मिनट आधा घंटा के लिए आ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा प्रेजेंट होकर के दिखा देते हैं कि सर हम भी बरकरार है। कुछ बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू है, कुछ बच्चे को देखता हूं वो शुरुआत से अंत तक जो होते हैं ना वो कंटिन्यू है। और सही में बाबू आप ही लोग के लिए हम कंटिन्यू आते हैं, ताकि आप लोग रिजल्ट दे सको। और बाकी जो आया आया राम गया राम वाले बच्चे हैं ना, जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, उनको मेरे से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है बंधु। आप अगर चाहते हो कि मेरे से प्रॉफिट हो, तो फिर आपको एक ही काम करना होगा, आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी। यहाँ आप बहुत सारी चीजें हमसे नई नई सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप आते हो, भागते हो, ठहरते नहीं हो। अब देखिए, जिस नदी में स्थिरता नहीं है ना, वो नदी समुद्र में ही जाकर मिलेगी। वो नदी कहाँ मिलेगी? समुद्र में ही जाकर मिलेगी। उस नदी का कोई अपना डेस्टिनेशन नहीं होता है, उसका डेस्टिनेशन नेचर तय करता है। तो अगर आप कंटिन्यू हो, तो फिर तो भैया रिजल्ट नहीं आ रही है, तो फिर हमारी जवाबदेही है। लेकिन आप में अगर कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर वहां बच्चे हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ही यूट्यूब पे आए थे। हालांकि हम यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ बस बातें चलती हैं, यहाँ पढ़ाई तो बड़े कम हुआ करते हैं। लगभग लोगों का वीडियो मैंने देख रखा है, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब पे इसलिए आया कि आप बच्चे जुड़े रहो मुझसे, और आप अगर कंटिन्यूटी अपनी नहीं रखोगे तो फिर इसमें मजा नहीं आने वाला है भाई। तो कोशिश करो कंटिन्यूटी अपनी क्लियर रखने की, इससे आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का मौका आपको मिलेगा। और सारा गेम बाबू रिजल्ट का होता, रिजल्ट नहीं आया ना, तो सारा किया क्या मेहनत जो है आपके भी व्यर्थ होंगे और मेरे भी व्यर्थ होंगे। देखो बाबू, कुछ नहीं था, 5 ही व्यक्ति था ना रे, तो बस जैसे कहता है वैसे कर दे। 5 व्यक्ति 5 खाना, 5 व्यक्ति 5 खाना, जो जो व्यक्ति का नाम है वो रख दीजिए, ए बी सी डी और ई। अब जो है वो अंदर और जो नहीं है वो बाहर। तो देख लो, पहला लाइन कहता है कि बी पी या क्यू में काम नहीं करता, तो बी कहाँ काम नहीं करता? तो ना तो पी सेक्टर में ना तो क्यू सेक्टर में, कट गया। फिर कहता है डी आर में काम करता है, तो डी आर में काम करता है, तो रख लिए। फिर कहता है ई क्यू एस या टी में, तो ई कहाँ कहाँ काम नहीं करता? तो क्यू में, एस में और टी में काम नहीं करता। फिर कहता है कि ए क्यू या टी में नहीं, तो ए क्यू या टी में काम नहीं करता। अब देखो, जो सबसे ज्यादा नखरा दिखाया है उसको पकड़ो। तो क्यू सबसे ज्यादा नखरा दिखाया। क्यू बोला सर हम बी में नहीं जाएंगे, क्यू बोला सर हम ए में नहीं जाएंगे, क्यू बोला सर हम ई में नहीं जाएंगे। तो क्यू ना तो बी में जाएगा, ना तो ए में जाएगा, ना तो ई में जाएगा।
डी आर में जा चुका है। तो अब क्यू को कहाँ जाना पड़ेगा, तो क्यू का तय है कि अब क्यू के लिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि आप भैया सी में जाओ, क्योंकि एक जगह आर बैठा है और 3 जगह आप जाने से मना कर दिए हो, तो जाओगे कहाँ। अब ध्यान से देखोगे, टी ने कहा कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो टी यहाँ जाने को तैयार नहीं है, और टी ने कहा कि हम ए में भी नहीं जाएंगे, और बाकी 2 प्लेस कैप्चर हो चुके हैं, ई और ए में टी जा नहीं सकता है। तो फिर टी के जाने की जब बारी आएगी तो टी कहाँ का दरवाजा खटखटाएगा, तो बी का। अब देखो, एस कहता है कि हम ई में नहीं जाएंगे, तो एस जब ई में नहीं जाएगा तो एस को कहाँ जाना पड़ेगा, ए में। अब इकलौता कौन बचा, पी बच गया, तो पी यहाँ आ गया और अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही काम हम लोगों ने यहाँ किया था। आज का पीडीएफ नहीं आया है बाबू, आज का पीडीएफ डालो रे, पीडीएफ क्यों नहीं डालते हो। देखिए बाबू, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बड़ा आसान होता है त्रिभुज को काउंट करना, ठीक है। देख लो, यहां से देखोगे तो एक त्रिभुज, बोलो है। यहां से देखोगे दूसरा नंबर का त्रिभुज, यहां से देखोगे तीसरा नंबर का त्रिभुज, यहां से देखोगे 4 नंबर का त्रिभुज, और अगर इस पूरे वाले को एक साथ मिला लोगे ना, तो ये रहे आपके 5 नंबर के त्रिभुज, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहे हैं। तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गए। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टार पहले कहाँ था, तो इस कॉर्नर पे, फिर स्टार गया मिडिल पे, फिर स्टार आया इस कॉर्नर पे, फिर स्टार आया मिडिल में, फिर स्टार आया इस कॉर्नर पे, यानी अगली बार स्टार यहाँ आने वाली है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ नहीं है, कैंसिल, यहाँ नहीं है, कैंसिल, यहाँ नहीं है, कैंसिल। इकलौता कौन बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। बस एक ही से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर के रूप में चयनित किया जा सकता है। नेक्स्ट वन को देखोगे, अच्छा देखो, कहता है इसमें कितने त्रिभुज है। 20 सेकंड से 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से त्रिभुज काउंट करके दिखाओ। 20 से 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप बच्चे जल्दी से ट्रायंगल काउंट करके दिखाओ, कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, जल्दी से जल्दी से। नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी होगी। जिस बंदे ने हिडन ट्रायंगल खोज लिया तो समझ जाऊंगा आपको फिगर काउंटिंग में अच्छी समझ आ चुकी है। रवीश कुमार ने कहा सर बी होगा, रेहान ने कहा सर 20 होगा, यानी कि डी होगा। गोविंद कुमार ने कहा सर सी होगा। नितेश जी ने कहा सर 18 होगा। अलग अलग लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 14 तक भी पहुंच गए। चलिए आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल पहले पहचानिए। यहां से देख लो, तो यहां से कितने मिलने हैं, तो बोलोगे सर 3 मिलने हैं। यहां से कितने मिलने हैं, तो सर 3 मिलने हैं। तो 3 3 कितने हो गए, तो 6 हो गए। 6 के बाद ये रहा 7 नंबर का, ये रहा 8 नंबर का, ये रहा 9 नंबर का, और ये रहा 10 नंबर का। तो कितने मिल गए, तो 10। 10 के बाद ध्यान दोगे, यहां अगर हम इस बड़े वाले को देखें, तो ये रहा 11 नंबर का त्रिभुज, और इस बड़े वाले को देखें तो ये रहा 12 नंबर का त्रिभुज, और इस पूरे बड़े वाले को देखें तो ये रहा 13 नंबर का त्रिभुज। तो इसी तरह से अगर हम इस साइड से आते हैं, 13 के बाद देखो, ये इधर से रहा 14 नंबर का त्रिभुज, ये इधर से रहा 15 नंबर का त्रिभुज, और ये इधर से रहा 16 नंबर का त्रिभुज। तो अभी तक कितने त्रिभुज मिले हैं, तो 16 त्रिभुज मिल चुके हैं। अब देखो, इस सारे क्रम में जो आपने ट्रायंगल तो काउंट किया, सही काउंट किया, लेकिन क्या आपने इस वाले ट्रायंगल को काउंट किया, तो एक त्रिभुज इधर से मिले। क्या आपने इस वाले ट्रायंगल को काउंट किया, नहीं किया, तो एक त्रिभुज इधर से मिले, यानी एक एक 2 त्रिभुज और मिल गए।
आप इसके अलावा कितनी भी कोशिश करोगे फिर से और त्रिभुज ढूंढने की, तो अब आपको त्रिभुज मिलने से रहा, आपको त्रिभुज नहीं मिल सकते हैं। यानी 16 + 2 कितने मिलेंगे, तो आपके टोटल त्रिभुज जो है ना वो 18 मिलेंगे। यानी जिन बच्चों ने 16 कहा, जिन बच्चों ने 20 कहा, जिन बच्चों ने 14 कहा, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो गलत हो गए। जिन्होंने 20 काउंट किया ना, वो हिडन ट्रायंगल को 2 बार काउंट किए या किसी और ट्रायंगल को 2 बार काउंट किए। जिन्होंने 16 कहा वो हिडन ट्रायंगल को, येलो वाले को काउंट नहीं कर पाए, इसीलिए आपका आंसर 16 आने लगा। और जिन्होंने 14 काउंट किया, समझिए आपको ट्रायंगल काउंटिंग नहीं आती है। तो इसमें बाबू ट्रायंगल की संख्या कितनी थी रे, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चा 18 था। कोई 16 बोल रहे हो, कोई 20 बोल रहे हो। अच्छा देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न का लेवल है। महिला उद्यमी का मतलब होता है क्या, और इंजीनियर, ठीक है, ध्यान से समझोगे। अच्छा, जितनी भी महिला हैं, ये सारी महिला तो इंजीनियर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिला इंजीनियर हो सकती हैं, और कुछ महिला उद्यमी होंगी लेकिन इंजीनियर नहीं होंगी। इसी तरह से कुछ इंजीनियर उद्यमी होगा लेकिन महिला नहीं, और कुछ इंजीनियर ऐसी होगी जो उद्यमी भी होगी और महिला भी होगी, यानी ये वाला हिस्सा। तो ऐसा वेन देख लो किसमें स्पष्टता दिखता है, तो ऐसा वेन बाबू ऑप्शन नंबर सी में दिख रखा है। तो आंसर हम लोग 18 के लिए किसको लगाने वाले हैं, तो सी नंबर को लगाने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है क्यू का भी से क्या संबंध है। तो ध्यान से समझना है, हमें क्यू का रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके साथ, भी के साथ। किसके साथ, भी के साथ। तो देखो क्या कहता है, भी का भाई है, कौन भी का भाई है, और भी का भाई है। तो और किसके लिए, तो दूर वाले के लिए। तो डब्लू का पौत्र एम, पी का भतीजा है और भी का भाई है। तो डब्लू का कोई पौत्र है एम, जो पी का भतीजा और भी का भाई, यानी एम जो है ना वही भी का भाई है, ठीक है। एम भाई पता चल गया। अब ध्यान से देखो, डब्लू का पौत्र है ना एम, तो डब्लू क्या हो जाएगा, तो दादा या दादी। अब कहता है कि एस डब्लू की बहू है और क्यू की पत्नी है। तो एस जब डब्लू की बहू है तो दादा या दादी की बहू यानी माँ या चाची हो गई, और क्यू की पत्नी है तो क्यू पिता या चाचा हो गए। अब क्यू का भी से संबंध पूछ रहा है, तो पिता भी हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं। अब कहता है डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं और पी का भतीजा है, और पी का कौन है, भतीजा, और भी का भाई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है जी। पी क्यू की बहन है। अब देख लो, पी जब क्यू की बहन है इसका मतलब है कि क्यू इसके पिताजी हो जाएंगे, तो आंसर फादर जाएगा। देखिए, पी क्यू की बहन, पी बहन है यानी लड़की है, और किसकी बहन है, तो क्यू की बहन है, और आर की माँ है। तो और किसके लिए, तो पी के लिए, यानी पी जो है ना वो माँ है, किसकी माँ है, तो आर की माँ है। एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है, तो एस क्यू की पत्नी है, यानी क्यू पति है। और एस किसकी बहू है, तो डब्लू की बहू है, यानी डब्लू क्यू के पापा या मम्मी हो सकते हैं। डब्लू का पौत्र एम पी का भतीजा है, तो डब्लू का पौत्र एम, एम पी का भाई का बेटा है यानी भतीजा है, और भी का भाई है। तो और एम के लिए, यानी एम जो है ना वो भी का कौन है, भाई है। डब्लू के को केवल 2 बच्चे हैं, तो एक बेटा और एक बेटी है। क्यू का भी से क्या संबंध है, तो क्यू का भी से, तो मेरे भाई के पिताजी और भाई के पिताजी को हम पिताजी ही कहते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनकर के बाहर आएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले दाखिला, हम सबसे पहले कॉलेज जाएंगे, ठीक है। कॉलेज जाकर के हम लोग सबसे पहले दाखिला लेने वाले हैं, ठीक है। 2 4 से कोई ऑप्शन है, तो 2 4 से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसको चेंज करने की जरूरत है। यानी सबसे पहले हम दाखिला लेंगे, किसमें दाखिला लेंगे, कॉलेज में, यानी 2 नंबर। उसके बाद हम कक्षा में प्रवेश करेंगे, कॉलेज की कक्षा में। वहां पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि शिक्षकगण क्या पढ़ा रहे हैं। सीखने के बाद हम उसका मूल्यांकन होगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसा परफॉर्मेंस है, और उसके बाद लास्ट में वहां से निकलते समय आपको डिग्री
दी जाएगी। 42 61 53 चाहिए। 42 61 53 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। इशारा वाला क्वेश्चन तो देता हूं रे बाबू, ठीक है, पेशेंस रखिए, फिर से दूंगा। देख लो बाबू, एक ही पासे को कितनी बार घुमा रखा है, तो 3 बार घुमा रखा है। और कहता है सर संख्या 4 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या दिखेगी आपको, तो संख्या 4 बाबू हमें यहाँ दिख रही है, बस एक ही जगह दिख रही है। अब देखो तो संख्या 4 को कौन कौन जानता है, तो 6 भी जानता है और 3 भी जानता है। क्या कहीं और 6 3 एक साथ है, तो सर नहीं है। क्या और कहीं 6 3 एक साथ है, तो सर नहीं है। तो जब दो एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो जो सिंगल एलिमेंट कॉमन है उससे ही हम अपना रिलेशन इसके साथ डिफाइन करेंगे। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, तो 3 दोनों में कॉमन। तो 3 से अगर एंटी क्लॉक जाने पे 4 मिलता है, तो 3 से एंटी क्लॉक जाने पे 5 मिलेगा। क्या 4 के बगल में कहीं 5 है, तो सर नहीं है। तो जब 4 के बगल में 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 4 का अपोजिट निश्चित रूप से कौन हो गया, तो 5 हो गया। इससे ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। देखो 20 सेकंड से ज्यादा लंबा चौड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इसको 20 सेकंड में मुझे सॉल्व करके दिखा देते हो, दैट मीन्स आप अच्छे हो। चलिए तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 20 सेकंड मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रविकांत जी 5 तो बाबू कहाँ है बाबू, आप अभी 5 को गए तो जमाने हो गए। किन्हीं का आंसर नहीं आया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था रे, हलवा वाला क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहा 20 सेकंड का समय लो, काफी है 20 सेकंड। रबीश का आंसर सी आया, यानी कि 19 नंबर आ गए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन का, ध्यान से समझोगे। देखो बाबू ये 9 है ना, 9 कहने का मतलब कह सकते हो कि सर 3 का स्क्वायर है। तो ये जो 3 है ना, इसमें से 3 निकाल लिया और इसमें 6 को जोड़ दिया, तो 6 3 कितने हो गए, तो फिर से 9 हो गए। अच्छा देख लो 25 की बात करें, 25 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना। तो इसमें से 5 को बाहर निकाला और इसमें 11 को जोड़ दिया, तो 5 में 11 को जोड़ोगे 16 हो जाएंगे क्या। अच्छा देखो यहाँ कितने हैं, 49 है, 49 का मतलब ये 7 का स्क्वायर है। और 7 का स्क्वायर में से 7 को बाहर निकाला और इसमें बीच वाले 13 को ऐड कर दिया, तो 13 और 7 को जोड़ेंगे बच्चा तो 20 आ जाएगा। और 20 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कुछ लोगों ने सी आंसर किया, यानी 19 नंबर आंसर बनाया, जिनका गलत था। 21 नंबर भी गलत था। इसका रियल कॉन्सेप्ट में आंसर क्या आने चाहिए, तो 20 नंबर आने चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर इसका बी जो है ना, यह इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को मूव करते हैं। देखिए कहता है सर ए का मतलब घटाना है, बड़े दिन के बाद ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं ना। तो ए का मतलब बाबू घटाना है, सर बी का मतलब गुना करना है, तो जहां जहां बी दिख रहा है वहां आप गुणनफल की साइन लगा दो। और सी का मतलब सर एडिशन है, तो सी का मतलब एडिशन है, इसका मतलब डी का मतलब भाग देना होगा। तो अगर हम इस पे बॉडमास का रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले भाग लगेगा, यानी डिवीजन को अंजाम देंगे। तो 4 एकम 4 चरती 12, 13 बार में ये कैंसिल हो गए। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो 35 में से 24 को अगर निकाल लोगे भाई, तो 11 बचेगा। अब देख लो 12 को 11 से गुना करने हैं और यहाँ 32 को 4 से, तो 4 दूना 8 हो गए और 3 चको 12 हो गया, यानी 128 हो गए, माइनस 12 दहिया 120 और 132, 132, ठीक है, इनटू है। अब यहाँ प्लस करने हैं कितने, तो 13 प्लस करने हैं। देख लो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 8 3 11 का एक हाथ में एक बचा, 2 1 3 1 4, और ये टोटल 141 हो गए। और 141 में से मेरे भाई हमने 32 को निकाल दिया, तो 32 और 10 42, यानी 9 चाहिए। और 9 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर स्पष्ट रूप से हमारे पास जो आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवानी बच्चा 19 नहीं होगा, रवि
जी 21 नहीं होगा, उसका आंसर बच्चा 20 होगा। एकदम बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ बतला रहा हूं, देख लो। 3 का स्क्वायर 6 प्लस 3 9, 5 का स्क्वायर 11 प्लस 5 16, 7 का स्क्वायर 13 प्लस 7 20 हो गए। काम खत्म कर लो। अच्छा देखो ध्यान से समझोगे। सबसे पहले देखो ये वाले एरो को देखो, यहां है ना, फिर वो थोड़ा सा कोने पर गया, यानी मिडिल से वो कॉर्नर में आया और नीचे से ऊपर हो गया। फिर कॉर्नर से मिडिल में आया और ऊपर से नीचे हो गया। फिर मिडिल से कॉर्नर में आया और नीचे से ऊपर हो गया। फिर कॉर्नर से मिडिल में आया और ऊपर से नीचे हो गया। यानी फिर मिडिल से कॉर्नर में जाएगा और मिडिल से कॉर्नर में जाके नीचे से ऊपर हो जाएगा। यानी ये वाली साइन हमें ऐसी दिखनी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है, सी नंबर ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन है इकलौता डी नंबर। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो बन रहे हैं ये डी नंबर आंसर बन रहे हैं। तो इसके लिए आप सही आंसर क्या लगाने वाले हो, तो ऑप्शन नंबर डी को आप अपने लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर लगाने वाले हो। नेक्स्ट वन देखोगे, ध्यान से समझोगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेशन हाई कर ले तो यहां भी मुझे क्यू दिख रहे हैं, यहां भी क्यू दिख रहे हैं और यहां भी क्यू दिख रहे हैं। क्यू के बाद एक गैप करके डी यहां भी दिखता है, क्यू के बाद एक गैप करके डी यहां भी, और क्यू के बाद एक गैप करके डी यहां भी। यानी एम भर सकते हैं, क्यू एम डी, तो क्यू के पहले पी चाहिए तो पी भर सकते हैं। यानी पी क्यू एम डी एच, पी क्यू एम डी एच, पी क्यू एम डी एच, पी क्यू एम डी एच। लो भर गया भैया। क्या निकल के बाहर आया, तो पहला लेटर एम चाहिए, एम पी चाहिए, एम पी एच चाहिए, एम पी क्यू है, नहीं ये भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गए। आगे चल रहा हूं। देखिए जैसे जैसे हमने पेपर को फोल्ड कर रखा है वैसे वैसे हम लोग पेपर को खोल लेंगे। तो ध्यान से समझोगे, अगर हम पेपर को इधर खोलते हैं तो ये एरो हमारी इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, और ऊपर भी ये एरो इस तरह से रिएक्ट करने लगेगी। देख लो लगभग लगभग सब में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर से हम बात करें तो देखो ये वाली एरो जो है ना ये ऊपर जाने वाली है और ऊपर जा करके ये हूबहू रहेगी। यहाँ ये एक्स्ट्रा लगे जा गया है तो खत्म हो गया। अब देख लो बात रही दो की, तो दो की बात करें तो देख लो यहाँ पे गड़बड़ाएगा मामला, क्योंकि ये वाली एरो इस तरह से दिखनी चाहिए और यहाँ पे देख लो ये एरो इस तरह से दिख रही है, यानी सी नंबर भी कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर के रूप में बाहर आएंगे। देखिए एक लड़की बिंदु एक्स से, अब पूछता है हमसे बिंदु जेड बिंदु एक्स से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और बिंदु जेड से बिंदु एक्स पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु एक्स से उत्तर की ओर मूव करते हैं और 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ते हैं। तो बेस्ट की ओर जाओगे और बेस्ट की ओर टोटल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस को तब तय करोगे। फिर पुनः बाएं मुड़ेंगे, तो वेस्ट से बायां मुड़ने का मतलब साउथ में, और साउथ में भी हम 70 मूव करते हैं। फिर एक बार बायां मुड़ोगे तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में, और ईस्ट में बायां मुड़ करके आप 90 मीटर चलोगे। कहता है फिर वो दाईं ओर मुड़ती है, तो ईस्ट से दायां मुड़ने का मतलब है कि आप साउथ में मुड़ोगे और साउथ में कितना चलोगे, तो आप 100 मीटर चलोगे। और अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में मुड़ोगे और वेस्ट में कितना चलोगे, तो 60 मीटर चलोगे और कहाँ पहुंच जाओगे, तो बिंदु जेड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आपने चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, बिंदु एक्स से, और आप पहुंचे कहाँ, तो बिंदु जेड पे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ईस्ट और वेस्ट 150 से ईस्ट से 150 वेस्ट कट गए, 70 नॉर्थ से 70 साउथ कट गया। तो अगर एक्स से मुझे जेड की ओर जाना पड़े तो हम साउथ में 100 मीटर जाएंगे, लेकिन अगर जेड से एक्स की ओर जाना पड़े तो उल्टा काम करना पड़ेगा, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ में हम 100 किलोमीटर जाएंगे। अब देख लो, तो कहता है बिंदु जेड
बिंदु x से कितना दूर और किस दिशा में है, यानी बिंदु z के बारे में जानकारी मांग रहा है बिंदु x से जोड़कर, यानी सीधा काम करने को कह रहा है। तो साउथ में 100 मीटर, साउथ में 100 मीटर किस में है, तो बाबू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। ध्यान दोगे। देखिए प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई से बैच आपकी आ चुकी है, यकीन बैच है। गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी और इंग्लिश। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए 120 मार्क्स की ये बैच है। तो जो भी आपके मित्र बंधु है आप इनको कह सकते हो ये बैच लेने को। अब देखो भाई थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बात भी बड़ी जरूरी है, तो थोड़ी सी बात करते हैं। जितने लोग कंटिन्यू हो, सेशन अच्छी चल रही है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे चल रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बतलाओगे। जितने भी कंटिन्यू बंदे हो, ठीक है, जितने लोग कंटिन्यू हो, वो अब मुझे इतने दिनों में पता चलने लगा है कि कितने लोग लगभग लगभग जो हो वो कंटिन्यू रह रहे हो और कॉन्सेप्ट को शुरुआत से अंतिम तक आप रीड कर रहे हो, इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो बताओ सारी चीजें अच्छी से चल रही हैं, क्वेश्चंस का लेवल वगैरह ठीक है। थोड़ी सी पीडीएफ की इशू आ गई आज ना, कल तक तो पीडीएफ के इशू कोई नहीं थे, सारे पीडीएफ बिल्कुल टाइम से जा रहे थे। आज पीडीएफ की इशू आ गई है, देख लेता हूं क्या इशू आया है। तो अभी वो पीडीएफ आपकी सेंड हो चुकी होगी, ठीक है। और अभी इसका जो डिस्कशन है ना, बोर्ड पीडीएफ जो है वो भी मैं इसको भेज दिया करता हूं, ठीक है। तो आज भी आपके बोर्ड पीडीएफ चले जाएंगे। और बाकी बच्चे, जो बच्चे आते हो भाग जाते हो, कोशिश करो अगर रिजल्ट चाहिए तो आप कंटिन्यू मेरे साथ रहो, आपको मेरे पास से बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ बाबू देख लो, 1 घंटे 1.25 घंटे का जो टाइम हम लोग बिताते हैं उसमें इधर उधर की कोई बात नहीं होती है, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई कहानी नहीं। अब सही है। तो फिर भैया जब पढ़ा रहा हूं ना तो पढ़ो, क्योंकि रिजल्ट इसी से बनने हैं। 4 चुटकुले कह देने से रिजल्ट थोड़ी ना बनेंगे, रिजल्ट बनने हैं तो फिर आपके क्वेश्चन अच्छे बनाने पर ही आपके रिजल्ट बनने हैं। और अच्छे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो आपके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। और सारा मामला बस वहीं पे क्लियर हो जाता है कि हमने यूट्यूब पे हजार हजार घंटे, 500 घंटे, 400 घंटे खूब इंजॉय करके ठहाका मार मार के पढ़ लिया, लेकिन उससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। उससे अच्छा मेरे साथ 150 घंटे 200 घंटे जुड़ जाओ, मैं रिजल्ट लाने में बिल्कुल 100% योगदान देता हूँ, आप रिजल्ट ला सकते हो। हाँ, हम तो कंटिन्यू रखेंगे अभिषेक, मेरी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। बस आप लोग को देखकर लगता है कि भैया कितने कम लोग आते हो जो कंटिन्यू रहते हो और बाकी सब लोग आते हो जाते हो, ये देख करके अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि इतनी क्वालिटी इतनी क्वांटिटी देने के बावजूद भी आप यहाँ कंटिन्यूटी दर्ज नहीं करते हो। बस रीजन एक कि इंटरटेनमेंट नहीं होते हैं क्लास में। तो आप लोग बताओ इंटरटेनमेंट कैसे हो क्लास में, ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए तो कपिल शर्मा की शो है ना। अब बोलोगे तो कोशिश करेंगे इंटरटेन करने की, लेकिन इंटरटेनमेंट क्यों करे भैया, हम शिक्षक है ना। तो कोशिश कीजिए कंटिन्यूटी बरकरार रखने की। और एक बार जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे ना, क्वेश्चंस का लेवल है सर, हाँ बाबू क्वेश्चंस का लेवल तो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल से ही रिजल्ट निकलता है, बिना क्वेश्चंस के लेवल से रिजल्ट नहीं निकलता है। बाबू ब्रांच विजिट कर लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी बैचेस चलती है, ठीक है। हाँ अभिषेक कुमार जी आप कंटिन्यू हैं। रवि सर प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे सारे बच्चे करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढिए, कमियों को ढूंढ करके उस कमियों को पूरा कीजिए। और जहां जहां आपसे गलतियां ज्यादा हो रही है उस गलतियों के शिक्षक से मिलिए और वहां कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपने मित्र बंधु से मिलकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। क्योंकि सारा का सारा गेम जो होता है ना वो प्रैक्टिस का होता है कि आपके पास कितने कंफ्यूजन है और एग्जाम में आप कितने कंफ्यूजन लेकर बैठ रहे हो। अगर आप एग्जामिनेशन में 10 से 15% कंफ्यूजन लेकर बैठ रहे हो, खुश रहिए बाबू, 10 से 15% कंफ्यूजन लेकर बैठ रहे हो तो आपके एग्जाम निकल रहे हैं। लेकिन आप वही एग्जाम में 25-30% कंफ्यूजन लेकर बैठ रहे हो तो आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं। वही अगर एग्जाम में 5%, 7%, 10% कंफ्यूजन के साथ बैठे हुए हो तो श्योर रखो कि आपके सिर्फ एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, आप उस एग्जाम में कट ऑफ को पार करके बहुत ऊंचे पर पहुंच गए हो। यानी कंफ्यूजन सबको होना है,
गलतियां सबसे होनी है। 100% एक्यूरेसी 1 2 3% के पास ही होती है, तो गलतियां सबसे ही होती है। लेकिन वही है जो गलतियों का अंबार लगा देते हैं वो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी चूक जाते हैं, और जो गलतियां कम करते हैं वही रिजल्ट तक जाते हैं। तो गलतियां होती कहाँ है? इजी क्वेश्चन में बच्चे कभी गलती नहीं होती है। गलती आप वहीं करते हो जहां कठिन क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं तभी आप गलतियां करते हो। और आप इजी क्वेश्चन के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, उस इजी क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट जो बनते हैं तो वो टफेस्ट क्वेश्चन से, कठिन क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसीलिए हमारी क्वेश्चंस का लेवल आपको मिलेगा। हर दिन आपको 4-5 क्वेश्चन टेंशन दे देता होगा, 1-2 क्वेश्चन धोखा दे देता होगा। इन्हीं सारी चीजों को जैसे ही सीखने लगोगे, आप अपने अंदर उतारने लगोगे, तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो जाएगी। मोटो भी हमारा यही है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना, इसको मेंटेन कर ले। एक बार स्पीड और एक्यूरेसी हमने मेंटेन कर दी तो फिर आप बहुत बखूबी आंसर दे सकते हो मेरे भाई। क्योंकि भैया एग्जाम निकालना और बउआ का झुनझुना बजाना एक बात होता है, बस बेपता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम निकालना है। चलिए, तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते। सर ऑफलाइन नहीं हो रहा है 11 से 12 बजे वाला क्लास फाउंडेशन का। बाबू अनिल कुमार जी, आप बच्चों की ही डिमांड थी गर्मी को देखते हुए कि इस बैच को ऑनलाइन कर दीजिए। सारे बच्चे ऑनलाइन ही लगभग आ रहे थे, तो ऑफलाइन अभी वो बैच नहीं चल रही है, वो बैच प्योर ऑनलाइन बैच चल रही है। 11 बजे से ही क्लास लेता हूँ, लेकिन ऑफलाइन मोड की जगह ऑनलाइन मोड से ही लैब से ही क्लास लेता हूँ। ठीक है, आज उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन स्टार्ट हो गए हैं। परसों या फ्राइडे को उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी। पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट लाइए, अपने गार्जियन का सपना साकार कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए। उसके बाद देखिए कि रिजल्ट के बाद आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है और आप कितना अच्छा फील करते हो। चलिए, आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। सभी बच्चों को गुड नाइट।